द हंटर कमेटी इंक्वायरी। यहां से पढ़ना शुरू करना। आज कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। द मैसेकर एट जलियांवाला बाग शॉक्ड इंडियंस एंड मैनी ब्रिटिश एज वेल। जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड ने बहुत से भारतीयों को और उनके साथ साथ ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को भी चौंका दिया, शॉक कर दिया, सदमे में डाल दिया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मोंटेग्यू जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का, ऑर्डर दैट ए कमेटी ऑफ इंक्वायरी बी फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। उसने आदेश दिया कि एक कमेटी की स्थापना की जाए जिसमें इस मैटर की इन्वेस्टिगेट, छानबीन की जाए। सो इसलिए ऑन अक्टूबर 14 1919, इसलिए अक्टूबर 14 1919 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, तो अक्टूबर 14 1919 को सरकार ने आदेश दिया कि डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की जाए, विच केम टू बी मोर वाइडली एंड वेरियसली नोन एज द हंटर कमेटी कमीशन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स चेयरमैन लॉर्ड विलियम हंटर। ठीक है, जिस कमेटी को विस्तृत रूप से यह जाना गया, किसके रूप में जाना गया? हंटर कमेटी या हंटर कमीशन के रूप में जाना गया, जो नाम इसका इसके चेयरमैन के नाम पर पड़ा था, जिसका चेयरमैन था लॉर्ड विलियम हंटर। इसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल फॉर स्कॉटलैंड एंड सीनेटर ऑफ द कॉलेज ऑफ जस्टिस इन स्कॉटलैंड। यह बताया गया कि ये कौन था। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल स्कॉटलैंड का था फॉर्मर। ठीक है, और जो कॉलेज ऑफ जस्टिस था इन स्कॉटलैंड में, उसके सीनेटर के मेंबर थे, सीनेटर थे। सीनेटर, यू नो वेरी वेल व्हाट इज सीनेटर। वो क्या मैं बता चुका हूं, क्या मीनिंग होगा इसका। ठीक है, द पर्पज ऑफ कमीशन वाज टू इन्वेस्टिगेट द रिसेंट डिस्टर्बेंसेज इन बॉम्बे, दिल्ली एंड पंजाब अबाउट देयर कॉजेज एंड मेजर्स टेकन टू कोप विद देम। कमीशन का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो बॉम्बे में, दिल्ली में और पंजाब में जो डिस्टर्बेंसेज हुई है, उस डिस्टर्बेंसेज की इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना, उनके कारणों का पता लगाना और उससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इनका सुझाव देना। देयर वर 3 इंडियंस अमंग द मेंबर्स। इसके मेंबर्स में 3 इंडियंस थे, भारतीय थे, नेमली सर चिमनलाल हरिलाल स्टेलवर्ट, ये थे वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे के वाइस चांसलर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, एंड एडवोकेट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, और एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट के वो थे पंडित जगत नारायण। ये पंडित जगत नारायण थे लॉयर एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल यूनाइटेड प्रोविंस की जो थी उसके मेंबर थे और वकील भी थे वो पेशे से। और कौन थे? सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, लॉयर फ्रॉम ग्वालियर स्टेट। ये ग्वालियर से लॉयर थे। ठीक है, ये थे। आफ्टर मीटिंग इन दिल्ली on October 29, the committee took statements from witness called in from Delhi, Ahmedabad, Bombay and Lahore. अक्टूबर 29 को दिल्ली में मीटिंग होने के बाद कमेटी ने गवाहों की स्टेटमेंट ली, बयान लिए। ठीक है, जो गवाह बुलाए गए थे दिल्ली से, अहमदाबाद से, बॉम्बे से एंड लाहौर से, इनके गवाह रिकॉर्ड किए गए, एविडेंस रिकॉर्ड किए गए थे इनके। इन नवंबर द कमेटी रीच लाहौर। नवंबर में कमेटी लाहौर में पहुंची, हंटर कमीशन, एंड एग्जामिन द प्रिंसिपल विटनेस टू द इवेंट इन अमृतसर। और अमृतसर में जो इवेंट हुई, उसका जो प्रिंसिपल विटनेस था उसको एग्जामिन किया, उसका जो मुख्य गवाह था उसका परीक्षण किया, उससे बातचीत की। डायर वाज कॉल्ड बिफोर द कमेटी। डायर को भी कमेटी के सामने बुलाया गया। ही वाज कॉन्फिडेंट दैट व्हाट ही हैड डन वाज ओनली हिज ड्यूटी। वो पूरा विश्वस्त था, उसे पूरा विश्वास अपने आप पर कि जो उसने कुछ किया है वो उसकी ड्यूटी थी। Dyer stated that his intentions had been to strike terror throughout the Punjab and in doing so reduce the moral stature of the rebels. डायर ने कहा कि उसकी इच्छा हैज बीन टू स्ट्राइक टेरर थ्रू आउट द पंजाब। ठीक है, उसकी इच्छा थी कि पूरी की पूरी पंजाब में टेरर को फैलाए, वो आतंक को फैलाए। ठीक है, एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने में, रिड्यूस द मोरल स्टेचर ऑफ द रिबेल्स। रिबेल्स की जो मोरल स्टेचर थी, उनकी जो नैतिक स्थिति थी, उसको रिड्यूस करना, कम करना था। उसने बताया, अपने डिफेंस में बोली है बातें, मैं तो टेरर को ये करना चाहता था, मैं उनके मोरल को डाउन करना चाहता था, जो रिबेल्स जो थे। ये डायर इज रिपोर्टेड टू हैव एक्सप्लेन्ड हिज सेंस ऑफ ऑनर बाय सेइंग, आई थिंक इट क्वाइट पॉसिबल दैट आई कुड हैव डिस्पर्स द क्राउड विदाउट फायरिंग, बट दे वुड हैव कम बैक अगेन एंड लाफ्ड एंड आई वुड हैव मेड व्हाट आई कंसीडर ए फूल ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, डायर ने ये रिपोर्टेड किया, ये एक्सप्लेन करते हुए, हिज सेंस ऑफ ऑनर, अपने ऑनर की सेंस में,
मतलब अपने आत्मसम्मान में उसने ये बताया है बाई सिंह ये कह करके, आई थिंक मेरे विचार से मैं मतलब ऐसा संभव था कि मैं बिना फायरिंग के उस भीड़ को अलग अलग कर सकता था, हटा सकता था भीड़ को, ठीक है, लेकिन वो भीड़ वापस आ जाती, ठीक है, एंड लाफ्ड और हंसने लग जाती, फिर आ जाते वो लोग, ठीक है, एंड आई वुड हैव मेड और मैं बन गया होता व्हाट आई कंसीडर जो मैं सोचता हूँ अ फूल ऑफ माई सेल्फ, खुद ही मैं मूर्ख बन गया होता अगर मैं उनको फायरिंग यूज नहीं करता तो फायरिंग के द्वारा, क्योंकि वो फिर आ जाते, फिर इकट्ठा हो जाते, ठीक है, मैं अपने आप में मूर्ख बन गया होता. He also stated that he did not make any effort to tend to the wounded after the shooting as he did not consider it his job. उसने यह भी बताया कि उसने कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया कि जो घायल लोग थे उनको उनकी लुक आफ्टर करने का, टेंड आफ्टर करने का, उससे कोई प्रयत्न नहीं किया कि जो घायल लोग थे मैं उन घायल लोगों को देखूं, उनकी देखभाल करूं, क्योंकि वो उसको अपनी ड्यूटी समझता है नहीं, जॉब नहीं समझता, इसलिए उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था. Though Dyer's statement caused racial tensions among the members of the committee, यद्यपि डायर की जो स्टेटमेंट थी, डायर का जो बयान था, उसने कमेटी के मेंबर्स के अंदर जातीय टेंशन पैदा कर दी थी. द फाइनल रिपोर्ट जो आखिरी रिपोर्ट आई रिलीज इन मार्च 2020, वो मार्च 2020 में रिलीज की गई, जारी की गई. यूनैनिमसली कंडेम्ड डायर्स एक्शन, सर्वसम्मति से इसने डायर के एक्शन की निंदा की अंडर कमेटी ने. द रिपोर्ट स्टेटेड, रिपोर्ट ने बताया दैट कि द लैक ऑफ नोटिस टू डिस्पर्स फ्रॉम द बाग, जो नोटिस की कमी थी, टू डिस्पर्स फ्रॉम द बाग, जलियांवाला बाग से दूर होने की, मतलब भीड़ को अलग अलग होने की, तितर बितर होने की, इन द बिगिनिंग वाज एन एरर, शुरू में जो लैक थी, कमी थी, मतलब नोटिस नहीं दिया गया था, उनको पता ही नहीं था लोगों को, क्योंकि आसपास के विलेजेस से आए थे, वह गलती थी. द लेंथ ऑफ फायरिंग शोड ए ग्रेव एरर, और जो लेंथ ऑफ फायरिंग थी कि 10 मिनट में 1600 गोलियां चलाएगी, वो जो लेंथ ऑफ फायरिंग थी, कितने कम समय में इतनी गोलियां चलाएगी, वो गंभीर गलती थी. एक तो वो लोग गलती से इकट्ठा हुए, उनका पता नहीं था, सूचना नहीं थी, लेकिन उन्हें बिना पता होने के बावजूद जो गोलियां इतनी चलाएगी, वो बहुत बड़ी गलती थी. डायर्स मोटिव ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सफिशिएंट मोरल इफेक्ट वाज टू बी कंडेम्ड, डायर का जो उद्देश्य था एक पर्याप्त मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करने का, वाज टू बी कंडेम्ड, उसकी निंदा की जानी थी, ठीक है, उसकी निंदा की जानी थी, निंदा की गई थी. डायर हैड ओवरस्टेप्ड, डायर ने बहुत ज्यादा आगे बढ़ा था, डायर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था. द बाउंड्स ऑफ हिज अथॉरिटी, अपने अथॉरिटी के बाउंड्स की सीमाओं को लांघ दिया था. डायर के इतने अधिकार नहीं थे, वो अपने अधिकारों से बाहर होकर के उसने ऐसा एक्शन किया था. देयर हैड बीन नो कंस्पिरेसी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन द पंजाब, पंजाब में ब्रिटिश रूल को खाड़ फेंकने की कोई षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा था. द मिनोरिटी रिपोर्ट ऑफ द इंडियन मेंबर्स, इंडियन मेंबर्स की जो मिनोरिटी रिपोर्ट थी, फर्दर एडिड, उसने ऐड किया, आगे बताया दैट की द प्रोक्लेमेशन बैनिंग पब्लिक मीटिंग्स, की जो ऐसी घोषणा जिसमें पब्लिक मीटिंग्स को बैन किया गया था, वर इनसुफिशियंटली पब्लिसाइज्ड, वो अपर्याप्त रूप से पब्लिसाइज्ड की गई थी, बहुत कम पब्लिक को बताया गया था. देयर वर इनोसेंट पीपल इन द क्राउड, उस भीड़ में मासूम लोग थे. एंड देयर हैड नॉट बीन एनी वायलेंस इन द बाग बिफोर हैंड, और इससे पहले बाग में पहले कोई भी हिंसा नहीं हुई थी. डायर शुड हैव आइदर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू हेल्प द वाउंडेड, डायर को या तो अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर दे देना चाहिए था कि वो घायल लोगों की सहायता करे, और या इंस्ट्रक्टेड, निर्देश देना चाहिए था द सिविल अथॉरिटीज टू डू सो, स्थानीय अधिकारियों को कि वो घायल लोगों की सहायता करे. डायर ने ऐसा नहीं किया. डायर्स एक्शन हैड बीन इनह्यूमन एंड अनब्रिटिश, डायर के जो एक्शन थे वो इनह्यूमन थे, अमानवीय थे, और अनब्रिटिश थे. अनब्रिटिश मतलब ब्रिटेन वाले लोगों के एक्शन नहीं थे, क्योंकि ब्रिटेन में तो लोग सभ्य समझते हैं वो अपने आप को, सभ्य लोगों वाले काम थे नहीं. एंड हैड ग्रेटली इंजर्ड द इमेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसने भारत में जो ब्रिटिश रूल था उसकी जो इमेज थी, उसकी जो प्रतिष्ठा थी, उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई थी. The Hunter Committee did not impose any penal or disciplinary action because Dyer's actions were condemned by various superiors, later upheld by the Army Council. हंटर कमेटी ने डायर के ऊपर कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही या कोई सजा नहीं दी हंटर कमेटी ने, क्योंकि डायर ने जो किया उसकी कंडोन की गई थी बाय वेरियस सुपीरियर्स, बहुत से सुपीरियर्स के द्वारा उसके एक्शंस को माफ कर दिया गया.
हंटर कमेटी ने कोई सजा नहीं दी, देना भी चाहती तो, क्योंकि हंटर कमेटी से ऊपर वाले जो अथॉरिटीज थे उन अथॉरिटीज ने इसके एक्शन को माफ कर दिया, डायरेक्ट एक्शन को। लेटर अपहेल्ड बाय द आर्मी काउंसिल, और इनके एक्शंस को आर्मी काउंसिल के द्वारा बाद में अपहेल्ड बनाए रखा गया कि चलो ठीक किया इसने। आल्सो इसके अतिरिक्त बिफोर द हंटर कमेटी, इससे पहले कि हंटर कमेटी बिगेन इट्स प्रोसीडिंग्स, इसके प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हंटर कमेटी, द गवर्नमेंट हैड पास्ड एन इंडेमनिटी एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ने इनके ऑफिसर्स की सुरक्षा के लिए इंडेमनिटी एक्ट को पास कर दिया। द व्हाइट वॉशिंग बिल, जो व्हाइट वॉशिंग बिल था, एज द इंडेमनिटी एक्ट वाज कॉल्ड, ये जो इंडेमनिटी एक्ट था इसको व्हाइट वॉशिंग बिल बोला गया, ठीक है। वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड अदर्स, मोतीलाल नेहरू के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा इसकी सीवियर आलोचना की, कटु आलोचना की गई। इंडेमनिटी एक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऑफिसर को नुकसान पहुंचाएगा तो उस व्यक्ति से उस नुकसान की भरपाई वसूल की जाएगी, ये होता इंडेमनिटी एक्ट, समझ गए। कई बार इंडेमनिटी वर्ड सुनने को भी मिलता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इट फेल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर एट द टाइम, ठीक है। ये जो सूचना थी, ये जो घटना वगैरह थी, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर उसके पास चली गई, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल था उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। टू रिव्यू द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, कमीशन की रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए इसके पास ये चली गई सारी इंफॉर्मेशन। इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो चर्चिल है, नो लवर ऑफ इंडियंस, चर्चिल कौन था, भारतीय लोगों से उसे कोई सहानुभूति नहीं थी, कोई प्यार नहीं था। कंडेम्ड व्हाट हैड हैपेंड एट अमृतसर, उसने अमृतसर में जो कुछ हुआ उसकी निंदा की, हालांकि वो उसे भारतीय लोग पसंद नहीं थे, फिर भी चर्चिल ने इसकी निंदा की। कि कहाँ निंदा की? इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? लोअर हाउस ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। जैसे भारत में लोकसभा है वैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें निंदा की उसने फ्लोर पे जाकर के। ही कॉल्ड इट मॉन्स्ट्रस, उसने इसको मॉन्स्ट्रस कहा, ठीक है। मॉन्स्ट्रस का मतलब दानवपूर्ण एक्ट का, दानवों का एक्ट का। अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एच अस्किट कॉल्ड इट वन ऑफ द वर्स्ट आउटरेजेस इन द होल ऑफ आवर हिस्ट्री। एक फॉर्मर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, एच अस्किट, उसने कहा कि यह ब्रिटेन के पूरे इतिहास में सबसे बुरा गुस्से वाला एक्शन था, आउटरेजेस था, सबसे बुरा काम था, ठीक है। विंस्टन चर्चिल वही चर्चिल हैं ये जिन्होंने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था, ठीक है। द कैबिनेट एग्रीड विद चर्चिल, कैबिनेट जो था वो चर्चिल के साथ एग्री हो गया, सहमत हो गया कि हाँ जो डायर ने एक्शन किए थे वो बहुत गलत किए थे, मॉन्स्टरस एक्शन थे। दैट डायर वाज ए डेंजरस मैन, की जो डायर था वो डेंजरस मैन था, एंड कुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू इन हिज पोस्ट, और वो अपनी पोस्ट में कंटिन्यू करने के लायक नहीं था, ये माना हाउस ऑफ कॉमन्स ने। द डिसीजन दैट डायर शुड बी डिसमिस्ड वाज कन्वे टू द आर्मी काउंसिल, ये जो डिसीजन था कि डायर को डिसमिस किया जाना चाहिए, ये आर्मी काउंसिल के पास भेज दिया गया। इन द एंड, अंत में डायर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मिस्टेकन नोशन ऑफ ड्यूटी, अंत में पाया गया कि जो डायर था उसने अपनी ड्यूटी का जो मिस्टेक नोशन किया, गलत विचार किया जो ड्यूटी में, उसने ड्यूटी के साथ साथ क्या किया है, उसने गिल्टी पाया गया एंड रिलीव्ड ऑफ हिज कमांड इन मार्च 1920, और मार्च 1920 में वो आर्मी से रिलीज कर दिया गया, कमांड कर दिया गया, रिलीव, ठीक है। ही वॉज रिकॉल टू इंग्लैंड, उसे वापस इंग्लैंड में बुलाया गया। नो लीगल एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। ही ड्रू हाफ पे, वो उसे आधी सैलरी मिलती थी, एंड रिसीव्ड हिज आर्मी पेंशन, और उसे आर्मी पेंशन मिलती थी, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है, लेकिन उसे आधी सैलरी मिलती थी, ठीक है, और आर्मी की पेंशन मिलती थी। डायर वाज नॉट हाउएवर यूनिवर्सली कंडेम्ड, हालांकि डायर को यूनिवर्सली कंडेम नहीं किया गया, मतलब हर जगह पे कंडेम नहीं किया गया डायर को, हर जगह निंदा नहीं की गई। इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब अपर हाउस ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीयर्स, उसके जो बहुत से पीयर्स थे, मतलब उसके एज के जो लोग थे, उसके जो दोस्त थे, पीयर्स जो थे, फेवर्ड डायर, उसने डायर का पक्ष लिया उन्होंने। एंड द हाउस पास्ड ए मोशन इन सपोर्ट, और उस हाउस में उसके सपोर्ट में, उसके समर्थन में एक मोशन पास की गई, प्रस्ताव पास किया गया। एंड द मॉर्निंग पोस्ट, और जो मॉर्निंग पोस्ट थी, ये जो अखबार है मॉर्निंग पोस्ट वाला, मॉर्निंग पोस्ट में इज रिपोर्टेड टू हैव रेज्ड ए सम ऑफ 26,000 पाउंड्स फॉर डायर, ऐसा उसमें रिपोर्ट आई कि
डायर के लिए 26,000 पाउंड्स की राशि इकट्ठा की गई है। ठीक है, क्यों? आधी सैलरी मिलती थी, पेंशन मिलती थी। ठीक है, अ फेमस कंट्रीब्यूटर टू द फंड वाज रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, ए फेमस कंट्रीब्यूटर टू द फंड, इस फंड में कंट्रीब्यूट करने वाला प्रसिद्ध योगदान करता था रुडयार्ड किपलिंग। हु इज रुडयार्ड किपलिंग? रुडयार्ड किपलिंग रोट जंगल बुक, मोगली। समझ गए? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसने दान किया था। स्ट्रेंजली एनफ, काफी ज्यादा विचित्रता पूर्वक बात है, द कलरगी ऑफ द गोल्डन टेम्पल, जो गोल्डन टेम्पल का कलरगी था, पादरी जो था अमृतसर में, लेड बाय अरूर सिंह, जिससे अरूर सिंह के द्वारा लेड किया गया था, नेतृत्व किया जाता था, ओनर्ड डायर, उसने डायर का सम्मान किया, बाय डिक्लेयरिंग हिम ए सिख, उसे सिख डिक्लेयर करके कि वास्तव में सिख तो ये है। द ऑनरिंग ऑफ डायर बाय द प्रीस्ट ऑफ श्री दरबार साहिब, श्री दरबार साहिब के प्रीस्ट के द्वारा डायर का सम्मान किया जाना अमृतसर में वाज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द डिमांड फॉर रिफॉर्मिंग द मैनेजमेंट ऑफ सिख श्राइन्स already being voiced by societies such as the Khalsa Diwan, Majha and Central Majha Khalsa Diwan. Is it clear? मतलब मैंने बताया था आपको, कल ही बता दिया था कि इसको सम्मान की तलवार भी भेंट की गई थी। ठीक है, लेकिन जो अमृतसर में श्री दरबार साहिब था, उसके प्रीस्ट के द्वारा उसको सम्मान किया जाना, ये एक ऐसा कारण था जिस कारण ने तेज कर दिया था डिमांड को, मांग को। किसकी डिमांड को? मांग को। रिफॉर्मिंग द मैनेजमेंट ऑफ सिख श्राइन्स, कि सिख मंदिरों में, गुरुद्वारों में जो भी मैनेजमेंट है उसको फिर से रिफॉर्म किया जाए, उसमें सुधार किया जाए। और ये जो आवाज है, ये पहले ही आवाज उठाई जा रही थी बाय सोसाइटीज, इन समितियों के द्वारा। कौन सी समिति? सच एज खालसा दीवान माझा, इस समिति के द्वारा आवाज उठाई जा रही थी कि इसको रिफॉर्म किया जाए। एंड सेंट्रल माझा खालसा दीवान, और केंद्रीय माझा खालसा दीवान, इसके द्वारा ये आवाज उठाई जा रही थी कि इनकी कमेटीज को क्या किया जाए? रिफॉर्म, सुधार किया जाए। दिस रिजल्टेड इन द लॉन्च ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। ये जो घटना थी, इस घटना का परिणाम ये हुआ कि इसने एक आंदोलन शुरू कर दिया था, जिस आंदोलन को गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। समझ गए? कांग्रेस व्यू, कांग्रेस के क्या विचार थे इस संबंध में? The Indian National Congress appointed its own non-official committee that included Motilal Nehru, C.R. Das, अब्बास तैयब जी, M.R. जायकर एंड गांधी। कांग्रेस ने अपनी खुद की नॉन ऑफिशियल कमेटी को नियुक्त कर दिया था, जिस कमेटी में मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, अब्बास तैयब जी, M.R. जायकर और गांधी शामिल थे। खुद की कमेटी बना दी थी कांग्रेस ने। द कांग्रेस पुट फॉरवर्ड इट्स ओन व्यू, कांग्रेस ने अपना खुद का विचार प्रस्तुत किया। दिस व्यू क्रिटिसाइज डायर्स एक्ट, इस विचार ने डायर के एक्शन को, डायर के एक्ट की आलोचना की। किसके रूप में आलोचना की? एज इनह्यूमैन, कि ये इनह्यूमैन था, अमानवीय कार्य था। एंड आल्सो सेड दैट देयर वाज नो जस्टिफिकेशन, और उन्होंने यह भी कहा था कि इस घटना का, इस काम का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्शल लॉ इन पंजाब। ठीक है, कि पंजाब में मार्शल लॉ की जो इंट्रोडक्शन की गई, इस घटना के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब मार्शल लॉ आपने लागू कर दिया, लेकिन केवल इसी बेस पे कि आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऐसा हो गया, ये जस्टिफिकेशन नहीं है मार्शल लॉ लागू करने का। ठीक है, सैनिक लॉ लागू करने का। समरी, क्या समरी है इसकी? वाई नेशनलिस्ट अपसर्ज एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नेशनलिस्ट ने वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड खत्म होने के बाद ही क्यों अपसर्ज किया? ठीक है, विद्रोह उन्हें पहले वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? ठीक है, पोस्ट वार इकोनॉमिक हार्डशिप, इसके 3 कारण थे। सबसे पहले तो मैं कारण बताऊं, मुझे नहीं पता इसमें लिखा गया कि नहीं लिखा गया है। प्राइसेस बढ़ गए थे, लोगों ने जैसे खेड़ा सत्याग्रह किया, अंबालाल साराभाई, ठीक है, उसने भी उसका साथ दिया। फिर और दूसरी बात क्या थी कि उन्होंने युद्ध में जो शामिल हुए थे, वो इस घोषणा पे शामिल हुए थे कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाएगी।
कुछ भी नहीं मिला। इंस्टेड उनको क्या मिले, कुछ ऐसे एक्ट्स मिले जो उनकी स्वतंत्रता को और खत्म कर रहे थे, लाइक रोलेट एक्ट, ठीक है। और पोस्ट वार इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो गई थी, इसका कारण है नेशनलिस्ट डिसइल्यूजमेंट विद इंपीरियलिज्म वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड में मतलब पूरे के पूरे संसार में, दुनिया में इंपीरियलिज्म से नेशनलिस्ट का, राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया था। इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन का भी प्रभाव था, ठीक है। मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इनमें क्या क्या था, डायआर्किन प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में द्वैत शासन लागू कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 में इसको बोला जाता है। टू लिस्ट रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैं बता चुका हूं इसको ऑलरेडी। रिजर्व एंड ट्रांसफर, रिजर्व जो लिस्ट थी उसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट थे जो गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के साथ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ इंप्लीमेंट करता था, एडमिनिस्ट्रेशन करता था। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जिनको ट्रांसफर किया गया था, और उनको जो प्रांतीय मिनिस्टर्स हैं जिनको चूज किया गया था वो उन पर एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, वो थे, ठीक है। इसमें बता भी रखा है रिजर्व सब्जेक्ट्स टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर थ्रू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे। एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्टर्स फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। एक्सटेंसिव पावर्स टू गवर्नर, गवर्नर के पास एक्सटेंसिव पावर्स दे दी गई थी। गवर्नर जनरल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरफेरेंस, गवर्नर जनरल या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो इंटरफियरेंस करता था, मध्यस्थता कर सकते थे। फ्रेंचाइज एक्सपेंडेड हो गया था, मतलब मत का अधिकार विस्तृत किया गया। पावर्स आल्सो एक्सटेंडेड, शक्तियों का भी विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल टू एडमिनिस्टर विद एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 8, 3 टू बी इंडियंस। गवर्नर जनरल जो था उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 सदस्य हो गए थे एडमिनिस्टर करने के लिए, जिनमें से 3 का भारतीय होना था। टू लिस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की 2 लिस्ट थी, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है। बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर शुरू किया गया, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई एज द लोअर हाउस, लोअर हाउस के रूप में, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट एज द अपर हाउस, और अपर हाउस के रूप में काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई गई, ठीक है। ड्रॉबैक्स, इसकी कमियां क्या थी, डायआर्की अरेंजमेंट, डायआर्की अरेंजमेंट की गई। टू कॉम्प्लेक्स एंड इरेशनल टू बी फंक्शनल, जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी वो इतनी जटिल थी कि वो फंक्शन नहीं कर पा रही थी, काम ही नहीं कर पा रही थी वो। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव थी, केंद्रीय जो कार्यकारिणी थी, ठीक है, वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। लिमिटेड फ्रेंचाइज था, फ्रेंचाइज अभी भी लिमिटेड था, बढ़ाने के बावजूद भी लिमिटेड था, ठीक है। सेंस ऑफ बिट्रियल बाय द ब्रिटिश स्पेशली आफ्टर रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट के बाद जो ब्रिटिश हैं उनके द्वारा धोखेबाजी की गई थी, ये उसकी भावना थी। ब्रिटिश प्रोमिसेस ऑफ रिवार्ड, जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने प्रोमिसेस किया ऑफ रिवार्ड, रिवार्ड का। आफ्टर द वॉर फेल्ड टू मटेरियलाइज, जब वॉर जो है फेल हो जाएगा मटेरियलाइज होने में, ठीक है। नेशनलिस्ट डिसअपॉइंटेड, जो राष्ट्रवादी थे वो असंतुष्ट थे। गांधीज एक्टिविज्म इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में गांधी जी का क्या एक्टिविज्म था, ये एक समरी दे रखी है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 16 है सेट अप नटल इंडियन कांग्रेस एंड स्टार्टेड इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन शुरू कर दिया। सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया। कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन माइग्रेशन, इंडियन माइग्रेशन पर जो बाधाएं लगाई गई थी, रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई थी उसके खिलाफ उसने कैंपेन शुरू किया। कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स, पोल टैक्स के खिलाफ भी कैंपेन शुरू कर दिया। एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस, और भारतीय जो विवाह हैं, शादियां जो है उनकी अमान्यता के खिलाफ भी उसने कैंपेन किया था। गांधीज फेथ इन कैपेसिटी ऑफ मासेज, गांधी जी का जो विश्वास था मासेज की कैपेसिटी में, जनता की कार्य क्षमता में, टू फाइट इस्टेब्लिश्ड, जो फाइट करने की उनकी क्षमता थी, इस्टेब्लिश्ड, वो इस्टेब्लिश्ड होगी, स्थापित हो गई थी, पता चल गया था उनकी क्षमता कितनी है। ही वॉज एबल टू इवॉल्व हिज ओन स्टाइल ऑफ लीडरशिप, गांधी जी अपने खुद की लीडरशिप का जो स्टाइल है इवॉल्व करने में मतलब योग्य हो गए थे। एंड पॉलिटिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्ट्रगल,
और स्ट्रगल की पॉलिटिक्स और टेक्निक को भी इवॉल्व करने में सहमत हो गए थे। गांधीज अर्ली एक्टिविज्म इन इंडिया, शुरू में जब गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे तो वो भारत में कैसे एक्टिव रहे थे, सक्रिय कैसे रहे थे। चंपारण सत्याग्रह 1917, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस जिसको कहा जाता है, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्यों पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि गांधी जी को एसपी के द्वारा ऑर्डर दिया गया कि आप इस एरिया को तुरंत प्रभाव से छोड़ दें, लेकिन गांधी जी ने उस एरिया को तुरंत प्रभाव से नहीं छोड़ा, इंस्टेड वो आगे बढ़े, मतलब अवज्ञा की, और उस एसपी से मिलकर के ये भी बोले थे कि आप मेरे ही देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते। ये सभी ने अवज्ञा थी, ठीक है, इसलिए इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस माना जाता है। अहमदाबाद मील स्ट्राइक 1918, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की महात्मा गांधी जी ने इसके दौरान, ताकि मोरल को बूस्ट किया जा सके जो मिल मजदूर है उनको। खेड़ा सत्याग्रह किया गया 1918 में, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन, पहला सहयोग आंदोलन, ठीक है। रोलेट सत्याग्रह 1918, फर्स्ट मास स्ट्राइक 1919 से ही रोलेट सत्याग्रह, पहली मास स्ट्राइक की गई, पब्लिक स्ट्राइक। जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द इंक्वायरी कमेटी, जलियांवाला बाग मैसेकर और इंक्वायरी कमेटी, अप्रैल में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और कमेटी कब स्टैब्लिश की गई, घोषणा कब की गई, अक्टूबर में, ठीक है। चैप्टर 16 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन, ठीक है। इसको शुरू करें या कल शुरू करवाएं? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ इसको, बैकग्राउंड इसका कितना है, खिलाफत इश्यू क्या है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको शुरू कर देते हैं आज, ठीक है। ड्यूरिंग 1919-1922 1919 से 1922 के दौरान द ब्रिटिश वर्क अपोज्ड थ्रू टू मास मूवमेंट्स, ब्रिटिश लोगों का विरोध किया गया दो मास मूवमेंट्स के द्वारा, दो जन आंदोलन के द्वारा। मास मूवमेंट्स मीन क्या होगा, जन आंदोलन के द्वारा। कौन से थे? द खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, ये जन आंदोलन थे दो, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। दो द टू मूवमेंट्स इमर्ज फ्रॉम सेपरेट इश्यूज, हालांकि ये दोनों आंदोलन अलग अलग मुद्दों से इमर्ज हुए थे, शुरू हुए थे। दे एडॉप्टेड अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इन दोनों आंदोलनों ने एक सामान्य एक्शन के प्रोग्राम को एडॉप्ट कर लिया था। दैट ऑफ नॉन वायलेंट, जो कौन सा था, नॉन वायलेंट, अहिंसात्मक, एंड नॉन कोऑपरेशन, और असहयोग का, मतलब अहिंसा भी करनी है, मतलब हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा है, अहिंसा का पालन करना है, और असहयोग करना है, इसको अपना लिया था उन्होंने। द खिलाफत इशू वाज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू इंडियन पॉलिटिक्स, जो खिलाफत इशू था वो सीधे सीधे भारतीय राजनीति से संबंधित नहीं था, बट लेकिन इट प्रोवाइडेड द इमीडिएट बैकग्राउंड, इसने एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर दिया था टू द मूवमेंट, इस मूवमेंट के लिए, ठीक, आंदोलन के लिए, एंड गेव एन एडेड एडवांटेजेस ऑफ सीमेंटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेज लोगों के खिलाफ भारतीय और हिंदू मुस्लिम एकता को ठोस बनाने के लिए इसने एक लाभ प्रदान कर दिया था, ठीक है, कारण प्रदान कर दिया था कि हिंदू मुस्लिम एक्टी यूनिटी जो है वो सीमेंटेड हो जाए, सॉलिड हो जाए। बैकग्राउंड को देखते हैं, बैकग्राउंड क्या था। द बैकग्राउंड टू द टू मूवमेंट्स, इन दोनों आंदोलनों का जो पृष्ठभूमि थी वाज प्रोवाइडेड बाय अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, वो घटनाओं की एक श्रृंखला के द्वारा प्रदान की गई थी। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा, विच बैलिड ऑल होप्स, जिन्होंने सभी आशाओं को बैलिड कर दिया था, खत्म कर दिया था, ऑफ द गवर्नमेंट्स जेनरसिटी, की सरकार की उदारता होगी, टुवर्ड्स द इंडियन सब्जेक्ट्स, भारतीय प्रजा के की ओर, ठीक है। भारतीय प्रजा ने यह सोचा था कि युद्ध जैसे ही खत्म होगा तो सरकार का जो रवैया होगा वो जेनरस रवैया होगा, उदार रवैया होगा, लेकिन उनकी जो ये उम्मीद थी वो वैलिड होगी, खत्म होगी, एंड होगी। द ईयर 1919, 1919 का जो साल था इन पार्टिकुलर, विशेष रूप से, saw a strong feeling of discontent among all sections of Indians for various reasons, अनेकों कारणों से भारतीयों के सभी सेक्शंस में एक असंतुष्टि की भावना थी। क्या क्या कारण थे वो देखते हैं। द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री इन द पोस्ट वार, युद्ध के बाद जो देश है उसकी जो आर्थिक स्थिति थी युद्ध के बाद के सालों में, हैड बिकम अलार्मिंग, वो अलार्मिंग हो गई थी। विद ए राइज ऑफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, जिसमें वस्तुओं का जो मूल्य था वो बढ़ गया था।
डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योगों का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया था। इंक्रीज इन बर्डन ऑफ टैक्सेज एंड रेंट्स एटसेट्रा, किरायों का और टैक्स का, कर का जो बर्डन था वो बढ़ गया था। ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सफर्ड इकोनॉमिक हार्डशिप्स, लगभग समाज के सभी भागों ने जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स है उसका सामना किया, आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया ड्यू टू द वॉर, युद्ध के कारण। एंड दिस स्ट्रेंथन्ड द एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड, और इसने एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड को स्ट्रेंथन कर दिया, ठीक है, मजबूत कर दिया था। द रोलेट एक्ट, द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ, रोलेट एक्ट और मार्शल लॉ का थोपा जाना इन पंजाब में, एंड द जलियांवाला बाग मैसेकर, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो एक्सपोज द ब्रूटल एंड अनसिविलाइज्ड फेस ऑफ द फॉरेन रूल, उन्होंने विदेशी शासन के असभ्य और जो हिंसक चेहरा है उसको प्रकट कर दिया था। द हंटर कमेटी ऑन द पंजाब एट्रोसिटीज प्रूव्ड टू बी एन आई वॉश, जो हंटर कमेटी थी जो पंजाब अत्याचार पर स्थापित की गई थी उसने भी आंख धोने का काम किया, आई वॉश का काम किया, मतलब आंख खोलने का काम किया, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था और ब्रिटिश पार्लियामेंट का एंडोर्स्ड जनरल डायर्स एक्शन, उन्होंने जनरल डायर के एक्शन को एंडोर्स किया, सही ठहराया। एंड द ब्रिटिश पब्लिक शोड, और जो ब्रिटिश की पब्लिक थी उसने शोड दिखाया सॉलिडेरिटी विद जनरल डायर के साथ सॉलिडेरिटी को उन्होंने दर्शाया बाई हेल्पिंग द मॉर्निंग पोस्ट कलेक्ट 30,000 पाउंड्स फॉर हिम, ठीक है। उसके द्वारा मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा जनरल डायर के लिए 30,000 पाउंड्स इकट्ठा किए गए थे। इसके माध्यम से उसने जनरल डायर के साथ जो पब्लिक है वहां की उसने सॉलिडेरिटी दिखाई थी, ठीक है। द मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से विद देयर इल कंसीव्ड स्कीम, जिसमें उनकी बुरी योजना थी ऑफ डायरकी की, द्वैत शासन की, फेल्ड टू सेटिस्फाई द राइजिंग डिमांड, उसने बढ़ती हुई डिमांड को संतोष करने में वो असफल हो गई थी। किसकी बढ़ती हुई डिमांड? ऑफ इंडियंस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, भारतीय लोगों की स्वराज की जो बढ़ती हुई डिमांड थी उसको संतुष्ट करने में वो फेल हो गई थी। कौन? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के जो रिफॉर्म्स थे वो। द फर्स्ट वर्ल्ड वार पीरियड आल्सो सो द प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ कॉमन पॉलिटिकल एक्शन बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा पहले विश्व युद्ध के बाद का जो साल था उसमें एक आधार देखा गया था कि वो एक सामान्य पॉलिटिकल एक्शन ले, ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर के राजनीतिक एक्शन लेंगे, एक सामान्य ये कारण देखा गया था। उनमें क्या क्या कारण देखा गया था? लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, 1916 में। हैड स्टिमुलेटेड कांग्रेस मुस्लिम लीग कोऑपरेशन, उसने कांग्रेस मुस्लिम लीग के कोऑपरेशन को बढ़ा दिया था लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। द रोलेट एक्ट एगिटेशन हुआ, विद्रोह हुआ, उस विद्रोह ने ब्रोट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिमों को, एंड ऑल्सो अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी के दूसरे सेक्शंस को टुगेदर इकट्ठा कर दिया था। एंड और रेडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद, हाकिम अजमल खान एंड हसन इमाम had now become more influential than the conservative Aligarh school elements who had dominated the league earlier, ठीक है। और जो रेडिकल नेशनलिस्ट है, ठीक है, मुस्लिम लोग, रेडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम लोग, रेडिकल वो लोग होते हैं जो सिस्टम को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं एक ही झटके में, वो रेडिकल्स होते हैं, इसलिए उग्रवाद करते हैं लोग, इनको कई बार उग्रवादी भी बोला जाता है, ठीक है। जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी जो मुस्लिम थे, कौन से? मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान एंड हसन इमाम, वो अब और ज्यादा प्रभावशाली बनने लगे थे, ठीक है। उन लोगों से ज्यादा प्रभावशाली जो कंजर्वेटिव अलीगढ़ स्कूल के एलिमेंट्स थे, उनसे ज्यादा जो कभी लीग में डोमिनेट करते थे, अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए थे, उन लोगों से ज्यादा प्रभावशाली ये लोग बनने लग गए थे। द यंगर एलिमेंट्स एडवोकेटेड मिलिटेंट नेशनलिज्म, जो यंगर एलिमेंट्स थे उन्होंने मिलिटेंट नेशनलिज्म को एडवोकेट किया, एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में एक सक्रिय रूप से भागीदारी ली। दे हैड स्ट्रॉन्ग एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स, उनकी मजबूत, ठीक है, साम्राज्यवाद के खिलाफ भावनाएं थी, साम्राज्यवाद के खिलाफ उनकी मजबूत भावनाएं थी, एंटी थी, ठीक है। इन दिस एटमोस्फियर, इस एटमोस्फियर में द खिलाफत इशू इमर्ज, खिलाफत का जो इशू था वो इमर्ज आया, उभर कर सामने आया, अराउंड विच, जिसके चारों ओर डेवलप द हिस्टोरिक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इनकी जिसके चारों ओर
असहयोग आंदोलन का जो हिस्टोरिक असहयोग आंदोलन था वो विकसित हुआ था। ठीक है, द खिलाफत इशू वी विल डिस्कस इट टुमारो।